ख़ास मुलाकात में आप सभी का इस्तकबाल है और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी आवाज़ जो सड़क से संसद तक गूंजती भी है और उसका असर भी होता है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। कैसे हैं? नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। दिल्ली में बहुत कम दिख रहे हैं आजकल, ज़्यादातर जो है वो दिल्ली से बाहर ही हैं। क्या वजह है? मतलब पार्टी की सत्ता गई है और आपने दिल्ली छोड़ दी। ऐसा नहीं, दूसरे स्टेट में मतलब ज़्यादा एक्टिव हैं आजकल। देखिए क्या है कि दिल्ली के चुनाव तक दिल्ली में हम लोगों की जिम्मेदारी थी चुनाव की रैलियां करना, मीटिंगें करना, संगठन बनाना, तो उस काम में लगे हुए थे। अब उत्तर प्रदेश के प्रभारी होने के नाते पार्टी ने मुझे कहा है कि वहाँ विस्तार के काम में जुटिए, तो उत्तर प्रदेश में लगा हुआ हूँ। जिलों का दौरा कर रहा हूँ, प्रांतीय सम्मेलन कर रहा हूँ, शिविर कर रहा हूँ। चुनाव में भी ड्यूटी जहाँ जैसे लुधियाना लगी या अहमदाबाद लगी वहाँ भी गए। बिहार में पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है तो वहाँ भी एक बड़ा आंदोलन पटना में था तो वहाँ भी गए। तो बेसिकली हम लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, जहाँ ड्यूटी लग जाती है वहाँ चले अच्छा, मैं देख रहा था एक्स पर भी आपने लिखा आम आदमी के साथ एक आम आदमी, तो मतलब नेता नहीं मानते अभी भी अपने आप को? नहीं, उसका वो, क्योंकि संघर्ष जो है वो बहुत बड़ा है आपका, आपके देखिए जीवन आम का। आदमी वाला जो टैग है वो परमानेंट है वो परमानेंट और रहेगा। नेतागिरी वाला एमपी एमएलए वाला टैग जो है वो टेम्परोरी है। तो मेरे ख्याल से उस टैग में ज़्यादा ताकत है और उसके साथ रहना और जीना ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। संघर्ष बहुत ज़्यादा है आपका, मतलब एक एक्टिविस्ट के तौर पर आपने काम किया और उत्तर प्रदेश के एक ज़िले से आपकी सियासत शुरू हुई और पार्टी भी पहले लगती फिर पार्टी बदली, मगर वो जो 2010, 12, 14 तक जो संघर्ष था उसमें और अब में किस तरीके से आप देखते हैं बदलाव क्या आया उस संघर्ष में और संघर्ष का तरीका क्या है? अब देखिए तब भी सत्ता से लड़ाई थी, आज भी सत्ता से लड़ाई है। और उस वक्त मैं 16 साल मैंने रेहड़ी पटरी वालों के लिए काम किया। मैंने सामाजिक संस्था बना के ब्लड डोनेशन का काम, गर्मियों में प्याऊ चलाने का काम, ठंडियों में रजाई वितरण, कंबल वितरण का काम, अलाव जलाने का काम, या देश भर में कहीं भी राष्ट्रीय आपदा कोई आई, चाहे वो सुनामी हो या भुज का भूकंप हो या फिर कश्मीर की घटना हो, उत्तराखंड की घटना हो, तो नेपाल की घटना हो, उन सब में मैं गया तो टीम बना के। तो सेवा और संघर्ष से एक नाता जब से सार्वजनिक जीवन में आया तब से रहा और वो निरंतर जारी है। आज भी उसमें कोई बदलाव नहीं है। जिंदगी के जीने का तरीका तो बदला है, लेकिन देखिए क्या है कि तब जिले के कलेक्टर से लड़ाई लड़नी पड़ती थी, आज देश के प्रधानमंत्री से लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो हक के लिए, हुकूक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना तो पड़ता है। तो हम लोग उस ज़माने में नारा लगाते थे कि जीना है तो मरना सीखो और कदम कदम पे लड़ना सीखो। वो लड़ाई अब तक जारी है। तो वो लड़ाई जारी है। रघु ठाकुर आपके सियासी गुरु, और जब दिल्ली में आया तो शायद मेरा ख्याल कि उससे पहले ही आपकी इलियास आज़मी साहब से मुलाकात हुई, तो उनको भी एक तरीके से वैसे ही माना जाता है कि दोनों का अपना रोल है सियासत में आगे बढ़ाने का, सियासत की बारीकियां सिखाने का। रघु ठाकुर जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं और आज तक हम उनके संपर्क में हैं, उनसे मिलते हैं, जुलते हैं। कभी कुछ जानना सीखना होता है तो फ़ोन कर लेते हैं, कभी मुलाकात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है और परिस्थितियों का जमकर मुकाबला करना है। ये रघु ठाकुर जी की सियासत आपको सिखाती है। मुझे लगता है कि एक उन्होंने जो अपना जीवन सादगी का बिताया और आज तक उस पर कायम है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो उनसे सीखने को मिलती है। और इलियास आज़मी साहब के साथ जब आम आदमी पार्टी बनी तो उस वक्त आम आदमी पार्टी में उनके साथ काम किया। अच्छे आदमी थे, उन्होंने भी काफ़ी लंबा अपना राजनीतिक जीवन बिताया। तो रघु ठाकुर साहब से जब अभी मुलाकात होती होगी, कुछ बोलते हैं कि ये बदलाव आपके अंदर आ गए हैं, या और ये बयान आपका अच्छा नहीं लगा, या ये आपको ऐसे बात रखनी चाहिए थी, आपका अंदाज बदल नहीं, गया? बहुत सारे सुझाव देते हैं, बहुत सारे सुझाव हैं? देते हैं कि ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, तो ठीक है, उसको मानते भी हैं। मतलब महसूस करते हैं कि हाँ ये सब है। अब उनकी जब आपने गुरु मान लिया तो जो बात बिल्कुल सही सही है उसको जो ऑब्जर्वेशन ठीक है, आप होंगे उसको उनसे accept तर्क कर करेंगे। सकते हैं, वो तर्क की गुंजाइश हमेशा है। रखते हैं। कभी भी ये नहीं कि आप उनसे तर्क नहीं कर सकते। उनसे बहस, तर्क, बातचीत, जो भी आप उसको नाम दे सकते हैं, आप उनसे पूरा समझिए, जानिए। लेकिन अगर
आप कन्विंस हैं उनकी बातों से तो उसको फॉलो करने की कोशिश बिल्कुल ठीक है। दिल्ली की सियासत को कैसे देख रहे हैं आप? चूंकि उम्मीद देखिए नहीं दिल्ली थी। में केजरीवाल ऐसा साहब, तो नहीं लग रहा था कि भाई दिल्ली की सबको लग रहा था कि सरकार तो आएगी, आम आदमी मैं पार्टी की बताता हूं। बनेगी, तो मतलब थोड़ा सा आपको लगा कि ये क्या हो गया, अचानक झटका लगा? मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में केजरीवाल साहब ने एक मॉडल दिया, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का। ये मॉडल क्या था? आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मॉडल था कि हम आपकी ज़िंदगी की दुश्वारियों को कैसे कम कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी की मुसीबतों को कैसे हम राहत पहुंचा सकते हैं। जाहिर तौर पे गरीब से गरीब आदमी है, वो क्या चाहता है? उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए, ज़रूरत पड़ने पे अच्छा इलाज मिल जाए, उसको बिजली फ्री हो, पानी फ्री हो, उसकी ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं वो उसको या तो निःशुल्क मिले और या मिले तो बहुत कम दाम में मिले। यही तो चाहता है वो। तो उसके लिए खूब जम के केजरीवाल साहब ने 10 साल में काम किया। लेकिन इस बार के हार का कारण क्या रहा, जो आपने पूछा? 2 साल पिछले आम आदमी पार्टी के बर्बाद किए गए, खाली हमारे नेताओं पे झूठे आरोप लगा लगा के। पहले मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, केजरीवाल साहब को जेल में डाला, मुझे जेल में डाला, और जितने भी काम थे जो जो लड़ झगड़ के कैसे भी करके केजरीवाल साहब करवाते थे, उन सारे कामों पे रोक लगाया। सीवर की प्रॉब्लम हो गई, सफाई की प्रॉब्लम हो गई, पानी की दिक्कतें हो गई, और हमारे नेता जेल में। लोगों को लगा कि ये तो काम नहीं कर पा रहे हैं और जेल में हैं। नहीं। क्या ये वजह लगी? हुआ क्या कि इस दौरान इन्होंने जो भी दुष्प्रचार किया हो, ये समझाने में कामयाब हो गए कि अगर दोबारा आ गए तो हम इनको फिर काम नहीं करने देंगे। अच्छा चलो, अब तुम आ गए तो तुमने 4 महीने में क्या किया? झुग्गियां जबरदस्त तरीके से तोड़ी। बिजली की कटौती जो 10 साल में केजरीवाल जी की सरकार में नहीं होने पाई, वो बिजली की कटौती 6-6, 5-5 घंटे, 8-8 घंटे होने लगी। सरकारी स्कूलों की फीस 10 साल तक बढ़ने नहीं दिया आम आदमी पार्टी की सरकार ने, और अभी इन्होंने 80% सरकारी स्कूलों की फीस बढ़ा दी। तो 4 महीने में जनता को ये पता लग गया कि दिल्ली के लिए तो केजरीवाल ही ठीक है, आम आदमी पार्टी ही ठीक है। मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया इन्होंने, वहाँ के डॉक्टर्स को निकाल दिया, और जिनको भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा था, उस भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है तो वो खंगालने पे लगे हुए हैं। तो दिल्ली की जनता को तो इन 4 महीनों में ही एहसास हो चुका है कि उनसे गलती हो गई। अच्छा, 2 घटनाओं को अगर हम देखें, झारखंड और दिल्ली। झारखंड के चीफ मिनिस्टर जो है वो रिज़ाइन करके गए और किसी दूसरे को चीफ मिनिस्टर बनाया, गद्दी पर बैठाया, वापस आए तो फिर खुद बैठ गए और लोगों के बीच गए। मगर अरविंद केजरीवाल साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, बाहर आकर के इस्तीफ़ा दिया जब जेल से उनको मतलब यानी ज़मानत मिल गई, रिज़ाइन किया और फिर आतिशी जी को बैठा दिया। आपको लगता है इनमें क्या फ़र्क है? क्या इनको दोनों को चीज़ों को देखते हैं, क्या लोगों के ऊपर कुछ असर गया, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इसका? नहीं, बिल्कुल नहीं निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। जेल वो एक गलत मुद्दे पे भेजे गए थे, और जब जेल में जाने के बाद इस्तीफा दे देते तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के झूठे प्रचार को बल मिलता इस बात से, और एक नया तरीका पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी शुरू कर देती कि किसी भी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाओ, उसको जेल में डालो और उसका इस्तीफा ले लो। और लाइन में कौन कौन था? सिद्धारमैया जी, विजयन जी, ममता बनर्जी। तो जो भी अपोजिशन स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे वो उनकी लाइन में थे। अगर केजरीवाल साहब इस्तीफा दे देते, ये प्रयोग यहां सफल हो जाता, तो अगला नंबर ममता बनर्जी का आ जाता। 4 झूठे मुकदमे ही तो बनाने हैं, बनाया, जेल में डाला, इस्तीफा। लेकिन अगर कंटिन्यू करते केजरीवाल साहब, लगता है कुछ सूरत बदली हुई दिखती है आपको? अच्छा, बाहर निकल के उन्होंने क्या बताया कि भाई देखो, मैं सत्ता का लोभी आदमी नहीं हूं। हमने 49 दिन की सरकार को लात मार दिया था तब, जबकि मुझसे किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा था, और तुमने जबरदस्ती किया, जेल में भेजा, इस्तीफा देने का दबाव बनाया। उस समय हम नहीं झुके, लेकिन जब हम बाहर आ गए तो हमने जनता के सामने ये कहा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं और हमें कोई पद का लालच नहीं। ये दोनों चीजें साफ है। लिकर पॉलिसी को लेकर के आप सब लोगों को जेल में डाला गया, लिकर पॉलिसी, और उसी को जो है वो कंटिन्यू कर रही है। मैं ये कह रहा हूं कि आप लिकर पॉलिसी जाके बगल में हरियाणा में देखिए ना, रात में 3-3 बजे तक दारू के ठेके खुले रहते हैं। आप उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, आप देखिए किस तरीके की पॉलिसी इन लोगों ने अपना रखी है।
लीकर पॉलिसी को इन्होंने बदनाम करने का एक जरिया बनाया। निकला कुछ नहीं, न केजरीवाल के घर से एक भी रुपए बरामद हुआ, न मनीष सिसोदिया के घर से एक भी रुपए बरामद हुआ, न मेरे घर से कोई एक रुपए बरामद हुआ, न कोई प्रॉपर्टी, न गहना, न कुछ। तो झूठे आरोप अब जैसे जो पॉलिसी थी उसी को, और जिन लोगों पे प्रधानमंत्री खुद 70 हजार करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, वो अजीत पवार उनके साथ, येदुरप्पा उनके साथ, रेड्डी ब्रदर्स उनके साथ, नारायण राणे उनके साथ, शुभेंदु अधिकारी उनके साथ, मुकुल राय उनके साथ, हेमंत विश्व शर्मा उनके साथ। कितने नाम गिनाऊं आपको? नहीं देखिए, संजय सिंह जो हैं वो हसन मुशर्रफ उनके साथ, छगन भुजबल उनके साथ। ठीक है, ये बताइए तो प्रेशर जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। तो कुछ ऐसा प्रेशर था कि मतलब आम आदमी पार्टी को तोड़ करके कुछ लीडर्स को उधर शिफ्ट किया जाए? देखिए, कोशिश उनकी जरूर रही होगी, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए। तिहाड़ का क्या एक्सपीरियंस रहा सर? क्योंकि देखिए लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस बात को मैं कई बार बता चुका हूं। आप बता चुके हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो मतलब अभी तक शायद आपने नहीं बताई होंगी। और फिर देखिए, जो आपकी पत्नी है वो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रही हैं, और हमने देखा कि बड़ी मजबूती के साथ फैमिली खड़ी भी रहती है, मगर वो और ज़्यादा मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी नहीं दिखी भी। दूसरी बात यह है कि जब आप बाहर आए तो वो जो खनक थी, ठसक थी आवाज़ में, बात में और अंदाज में, वो थोड़ी बढ़ी है, मतलब वो कम नहीं हुई। ठीक है साहब, तो इसकी वजह क्या है? हाँ। इसकी पहली वजह तो ये है कि न तब मैं गलत था, न आज मैं गलत हूं। तो डरूं किस बात के लिए तुमसे? तुमने जेल क्यों भेजा था? मुझे डराने के लिए। तुमने जेल क्यों भेजा था? मेरी आवाज को दबाने के लिए। तुमने जेल क्यों भेजा था? कि आएंगे तो इनका जो बोलने का तेवर है वो कम हो जाएगा, इसीलिए तो भेजा था। और अगर मैं वही कर देता तो भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में सफल हो जाती। प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी जो चाहती थी उस मकसद में वो सफल हो जाती। तो मैं वैसा क्यों होने दूंगा? जब तक ये जीवन है तब तक बहादुरी से लड़ूंगा इनसे। नहीं, रोटी वोटी जैसे किस वहाँ पे बात मतलब के लिए डर है? वहाँ का खाना पीना बिल्कुल अलग होता है। फिर ठीक दूसरा, है, होता कभी है। सपने वपने में कभी रात को आया, कुछ डर लगा, खौफ लगा कि कभी क्या नहीं। हो रहा है, क्या मतलब है इन चीजों का? कोई मतलब है? तुमने कायरता दिखाई मुझे जेल भेज के, ठीक किया, भेज दिया। अब खुश हो, लड़ लो आके हमसे। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब मैं राजनीति में हूं, ये कुर्ता पजामा मैंने पहना, राजनीति में हिस्सा लिया, तो इसकी कठिनाइयां क्या हो सकती हैं, इसकी अच्छाइयां क्या हो सकती हैं, दोनों का अंदाजा था। तो ये पता था कि जब जिन लोगों से हम लड़ रहे हैं उसमें जेल का भी रास्ता है, लाठी का भी रास्ता है, तैयार थे मुकदमे का भी पहले रास्ता है। तैयार थे आप? हाँ, और जेल की यात्रा मेरी पहली यात्रा नहीं, मैं पहले भी जेल जा चुका हूं। तिहाड़ भी पहले गए? तिहाड़ तो मेरा ख्याल तिहाड़ जेल में पहली बार गए ना तिहाड़? मैं हाँ। रेडी पटरी वालों के आंदोलन में 1 हफ्ते सुल्तानपुर की जेल में रहा। उससे पहले एक गोपीनाथ जायसवाल नाम के युवक ने आत्मदाह कर लिया था, तो मैंने डीएम का पुतला फूंकवाया। डीएम ने मुझे सुबह सुबह, सुल्तान सुधाकर सिंह जी उस समय डीएम हुआ करते थे हमारे जिले के, उन्होंने सुबह सुबह 7 बजे मुझे मेरे घर से गिरफ्तार करा लिया, मुझे जेल भेज दिया। तब तो मैंने जमानत भी भरने से इनकार कर दिया था और प्रशासन को मुझे छोड़ना पड़ा 24 घंटे के अंदर। तो ऐसा नहीं, देखिए क्या है कि यही तो हथियार होते हैं सत्ता के, और आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने से जेल, मुकदमा, लाठी, यही तो हथियार थे अंग्रेजों के भी। सही। और यही और हमेशा जो डर गया फिर वो समझ लीजिए, जो डर गया वो मर गया। ठीक है। तो आम आदमी पार्टी, आपको तय करना होता है ऐसे मौके पे कि आप वास्तव में बहादुरी से इनसे लड़ना चाहते हैं, अपने स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, या कायरों की तरह इनके सामने झुकना चाहते हैं। ये पूरी तरीके से आपके हाथ में है। बिल्कुल ठीक। तो जैसे ही इन्होंने मुझे अरेस्ट किया, यहीं से अरेस्ट किया, इसी घर में जहां आप बैठे। आपने घर के बाहर लगा भी तो रखा था एक, मतलब हाँ, जो मैंने इश्तिहार लगा कि रखा आओ, आ जाओ ईडी, आ जाओ सीबीआई, लगा सब रखा लोग था आ कि जाओ। पकड़ तो हाउस आप तो फिर वो आए भी, ईडी का स्वागत, फिर वो आए भी। हाँ, तो आए। तो मैं तो उनको बोला, पहला शब्द मेरा यही था कि मैं तो तुम्हारा बहुत स्वागत दिनों के से लिए बैठा इंतजार हूं। कर रहा था, आइए चाय पीजिए आप लोग। तो उन्होंने बोले कहा नहीं कि नहीं आपको साहब, जेल की हवा खिलाएंगे आज। तय करके आए थे, उनको ऊपर से जो निर्देश मिला था कि जेल की हवा खिलाएंगे, तो ठीक है। अच्छा साहब, वो आए उस मकसद से। बिल्कुल। तो जेल के समय जब मुझे लॉकअप में रखा ईडी के, तो उस समय मेरे बच्चे फिर बाहर थे, वो लोग आए, तो पत्नी को शाम को मिलने की इजाज़त होती थी 6:30 से 7, आधे घंटे। वकील को भी मिलने की इजाज़त होती थी।
तो पत्नी आई तो पहले दिन थोड़ा परेशान थी, जाहिर तौर पे होता है आदमी। तो उन्होंने कहा कि वो बच्चे जो है वो रो रहे थे, परेशान थे वो। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने अपनी बात कही, वो चली गई। फिर मैंने रात में एक चिट्ठी लिखी अपने बच्चों के नाम, अपनी बेटी के नाम पे भी और बेटे के नाम पे भी, कि हर बहादुर व्यक्ति की पहचान संकट के समय में होती है। वैसे तो सब बहादुर बन के घूम रहे हैं, भाषण दिए जा रहे हैं। तो वो मैंने एक पत्र लिखा, पूरे डिटेल में लिखा, और मैंने लिखा कि इस देश की आज़ादी के लिए और दुनिया भर में आंदोलनों में कैसे कैसे लोगों ने यातनाएं झेली हैं, जेल की यात्राएं की हैं, मुकदमे झेले हैं, क्या क्या उनके साथ हुआ है, उसकी कुछ उदाहरण देते हुए, और मैं किन लोगों से लड़ रहा हूँ और मुझे क्यों जेल आना पड़ा, और क्या तुम लोगों को ये यकीन है कि हमने कोई गलती की, और जब ये यकीन है कि गलती नहीं की है तो फिर डरना, रोना या चीखना, चिल्लाना या शर्मिंदा होना किस बात का। तो ये पत्र मैंने बच्चों को लिखा। जब दोबारा पत्नी आई मिलने आपसे और बच्चों का रिएक्शन क्या था, फिर क्या बताया उन्होंने? तो शांत थे, फिर धीरे धीरे उनको भी समझ में आ गया। तो उसके बाद मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी, तो वो रिकॉर्ड तो होगा तिहाड़ जेल पे। कभी अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो मैं सारे वो वीडियो निकलवाएंगे। नहीं, सत्ता परिवर्तन पे तो आपने ये भी कहा कि जेलों में डलवा दूंगा लोगों को जो अभी बैठे हैं। हाँ। ठीक है, वो तो फिर आप उस टाइम में मुझे लगता है कि वो सब रिसर्च का विषय है कि देखना चाहिए लोगों को। तो मैं जब 15 मिनट अपने परिवार वालों से बातचीत करता था तो मैं ये कोशिश करता था कि कभी भी किसी को निराश ना होना पड़े। तो मैं हंसी मजाक, कौन सी टीवी में पिक्चर मैंने देखी वो बताता रहता था, कुछ और बातें हंसी मजाक की करता रहता था। तो हमारे घर वालों को ये पूछने तक की इजाज़त नहीं थी कि तुम कैसे हो। मैं कहता था पूछो ये कि जेल में लोग कैसे हैं। तो घर वाले जब हमसे बात करते थे तो पूछते थे जेल में लोग कैसे हैं, तो मैं कहता था सब ठीक है। उनको ये भी पूछने की इजाज़त नहीं थी। मैंने कहा ये रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर तुम पूछोगे कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ और क्या खाने को मिलता है नहीं मिलता है, जब इन सब चीज़ों को ज़्यादा पूछोगी तो उनको बड़ी खुशी होगी, उनको लगेगा कि नहीं इसको ठीक कर दिया। तो इसलिए मैं कहता था ये सब भी मत पूछो। तो 1 घंटे म्यूजिक की क्लास वहाँ पे थी, वहाँ पे कैरोके वगैरह था, वहाँ जाके गाने वाने गाता था वहाँ। अच्छा, गाए गाने आपने वहाँ? हाँ, गाने भी गाए। कबूतर थे, बत्तख थी, खरगोश थे, वो पाल रखे थे जेल वालों ने। तो वहाँ पे भी जाके उनको दाना खिलाना, उनके साथ रहना थोड़ी देर। फिर किताबें खूब जम के पढ़ी। फिर जैसे लगा कि भाई 30 साल से ठीक से नींद ना आई हो, सो ना पाया हूँ भाग दौड़ में, तो खूब आराम से सोया भी। अच्छा, नींद उड़ी नहीं, मतलब तो मैंने अच्छे से आई? आराम से। हाँ। मैंने गांधी जी की सत्य के प्रयोग की किताब फिर से पढ़ी, आज़ादी के दीवाने किताब पढ़ी, नेल्सन मंडेला जी की किताब पढ़ी, उनके पूरे जीवन से जुड़ी हुई तमाम सारी किताबें पढ़ी जेल में 6 महीने के दौरान। तो एक दिन जेल के एक अधिकारी ने मुझे बुलाया, तो बोले सर थोड़ा निराश रहा कीजिए आप। तो हमने क्यों? बोले ऊपर से डांट पड़ती है कि आप लोग कुछ टाइट नहीं कर रहे हैं इसको। तो हमने कहा करो टाइट जो करना है। अंदर से वो नहीं चाहते थे कि कुछ ऐसी चीजें हों, नहीं, लेकिन प्रेशर उनकी कोई गलती क्या, उनकी भाई जो सरकारी कर्मचारी होता है आमतौर पे, वो चाहे पुलिस वाले हों या फिर ब्यूरोक्रेट हों, वो नहीं चाहते कि किसी राजनीतिक व्यक्ति से उनको कोई पंगा लेना पड़े, झगड़ा करना पड़े। तो लेकिन अब उनकी मजबूरी थी। तो एक कुर्सी भी, जो कि एक किसी सिटिंग एमपी के लिए एक चेयर मिलना, एक टेबल मिलना, किताबें मिलना, ये सब लिखा पढ़ी में है, कोई इसमें झंझट नहीं होती। लेकिन उसके लिए भी, एक चेयर लेने के लिए भी मुझे कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी। किताबें जब भी लेनी होती थी कोर्ट से लेते थे कि ये किताबें हमें लेके जाना है। मतलब सख्त ऑर्डर थे ऊपर से कि टाइट ही रखना। हाँ, मगर टाइट नहीं हुए। कोई मतलब ही नहीं था। ये बताइए, कोई मतलब नहीं था। जिस दिन मुझे रिहा किया गया तो जो अधिकारी मुझे छोड़ने के लिए आ रहे थे बाहर, तो उनमें से जैसे ही मैं निकला तो एक ने मुझे कहा जय हिंद सर, सैल्यूट किया और बोला कि अब हमारे आप सांसद हैं, आप हमारे बंदी नहीं हैं। तो हमने कहा उसको थैंक यू बोला। फिर साथ में चलते 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 आ रहे थे तो उसने कहा कि सर एक रिक्वेस्ट है आपसे। हमने कहा बताइए। तो उसने कहा सर आप मोदी के खिलाफ मत बोलिएगा। अच्छा। तो हमने कहा क्यों? तो कहने लगे नहीं आप बहुत अच्छे इंसान हैं और 6 महीने आप साथ में रहे, बड़ा अच्छा लगा आपको, आपके नेचर को, आपके स्वभाव को जान के, और
ये है वो है, और अगर आप बोलेंगे तो आपको ये फिर जेल में डाल देंगे। अच्छा, वो फिक्र थी आपकी। तो हम नहीं चाहते कि आप दोबारा जेल में आए, तो इसलिए अब आप मत बोलिएगा। तो हमने कहा अच्छा चलो। तो ऐसे बातचीत करते 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 आए, तो एक अधिकारी और लेडी ऑफिसर थी गेट पे, तो उन्होंने भी जय हिंद किया और उन्होंने कहा कि सर झुकना नहीं है। वाह। तो फिर मैं बाहर आया। अच्छा, मेरा मन उसी दिशा में चल रहा था कि झुकना नहीं है। झुकना नहीं है। अच्छा। तो मैंने कहा भाई गाड़ी भी चढ़ाओ पहले, अभी सब सुन रहे होंगे, पूरे देश की मीडिया में बात जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैंने वो पहली लाइन बोली थी कि ये जश्न का नहीं जंग का वक्त है, और फिर वहाँ से फिर ऑफिस में। और ये सियासी जंग है, ये चलती रहेगी। ये चलती रहेगी। ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, बिखर जाएगी, बड़े लीडर्स जो हैं वो इधर उधर जो है निराश हो करके फिर वो पार्टी छोड़ देंगे। एक दो लोग गए भी इलेक्शन से पहले भी, और कुछ पार्षद बाद में गए, उनको बहुत ज़्यादा मैं तवज्जो नहीं देता, मगर फिर भी जो बड़े लीडर्स हैं वो एकजुट दिखे मोटे तौर पर। ये जो ताकत है, ये क्या मतलब, ये ताकत किसकी है? आम आदमी पार्टी की ताकत है, या किसी एक लीडरशिप की ताकत है, या ये मिली जुली मतलब एक तरीके से ये थी कि भाई नहीं, एकजुट रहना है? देखिए, निश्चित रूप से क्या होता है कि जब आपका लीडर बहादुरी से आपका साथ दे रहा है, अरविंद केजरीवाल नहीं झुक रहे हैं, तो जो पीछे साथ के खड़े हुए लोग हैं वो भी कहते हैं हमें नहीं झुकना है, लड़ना है। अगर नेतृत्व में कोई कमजोरी दिखती है तो कई बार लोगों का मन तो डगमगा जाता है, डगमगा जाता है। लेकिन जब नेतृत्व तो दहाड़ के लड़ रहा है कि नहीं लड़ना है इनसे, तो हम लोग तो पैदा ही हुए आंदोलन की कोख से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है साहब कि जब लीडर बोलता है, और ये हर एक पार्टी की बात है, खाली किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की नहीं, तो वहाँ पर एक पूरा एक सिस्टम होता है, और आला कमान और ये फिर 2-3 दर्जा मतलब होता है, एक सिस्टम है सब जगह, आप भी जानते हैं, हायरार्की भी होती है। कोई जब एक बहुत ज़्यादा बोलता है और उसकी बात में दम भी होता है, मगर अटेंशन जब ज़्यादा मिलती है, हर जगह उसको बुलाया जाता है और फिर पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है, तो कुछ लोगों को फिर दिक्कत होने लगती है। क्या आपके बोलने से पार्टी में कुछ लोगों को दिक्कत हुई ऐसी? और क्या कभी अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन आया कि नहीं संजय जी, अब थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा एहतियात बरतो? कभी नहीं। बाकी वो लीडर हैं, लीडर के तौर पे जब भी कोई आदेश देते हैं, कोई निर्देश देते हैं, उसका पालन करता हूँ। लेकिन अनावश्यक कभी टोका टाकी या कभी किसी चीज़ के लिए रोकने का कोई कारण ना रहा, ना कभी उन्होंने रोका। एकदम मतलब फ्री हैंड की जो मर्जी आए बोलिए। अगर फ्री हैंड नहीं होता ये भी सही है, ये तो भी सही है। संसद से लेकर सड़क तक मैं ये भी इतना सच है। बोल कैसे पाता, आप बताइए मुझे। बिल्कुल सही, ये भी सही। तमाम राजनीतिक दल हैं, अगर मुझे फ्री हैंड नहीं होता बोलने का, तो मैं सड़क से लेकर संसद तक इतनी बातें कैसे बोल सकता था। बीच में खटास की खबरें आती हैं इंडिया ब्लॉक के अंदर, और उसकी अलग अलग वजह भी हैं। हरियाणा से भी वजह मिली और दूसरे स्टेट से भी वजह मिली, और लोगों ने ये भी सवाल किए कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में किस लिए उतरी थी, कांग्रेस को हराने के लिए या बीजेपी को जिताने के लिए? आप तो सब दोस्त थे, अगर सीटों पर 1-2 सीटों पर बात नहीं बनी, 6-7 सीटें शायद मांग रहे थे या 10 के करीब वो कम दे रहे थे, अगर बात नहीं बनी तो ठीक है, छोटा भाई समझ करके बैठ जाते, उसको बड़ा भाई मान करके देखिए, बैठ सकते मैं थे। आपको एक एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। क्या है कि ये 144 करोड़ की आबादी वाला देश है, हमेशा एक जैसी राजनीतिक परिस्थितियां रहेंगी ये जरूरी नहीं है। हर राज्य में एक जैसी राजनीतिक परिस्थितियां रहेंगी वो भी जरूरी नहीं है। तो इंडिया ब्लॉक कब बना था या उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को, तानाशाही की राजनीति को पराजित करना। तो वो लोकसभा के चुनाव के लिए मोटे तौर पे इंडिया गठबंधन बना था। दूसरा, हरियाणा की बात आपने की, हरियाणा में अंतिम तक बातचीत करती रही हमारी लीडरशिप, और ये तय किया कि भाई, उन्होंने कहा कि 2 सीटें देंगे, तो हम लोगों ने कहा ठीक है, जो भी है इस समय, कोई आपस में लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। अच्छा, ये हकीकत है। उसी तरीके से जैसे सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, उतनी ही हकीकत है जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ। तो राहुल गांधी को तो इसमें रोल अदा करना चाहिए था अपना। उस वक्त वो थे नहीं, शायद बाहर थे। तो मेरा ये कहना है कि उसके बाद दिल्ली में आपने देखा कि वो लोग वो तो कह रहे हमने बदला ले लिया। ठीक है, ले लिया, अच्छी बात है। मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि कोई राजनीतिक दल है तो वो चुनाव नहीं लड़ेगा या हमसे पूछ के अपनी पार्टी चलाएगा।
उनको लगा कि उन्होंने बदला ले लिया, उनको गोल्ड मेडल मिल गया, उनको मुबारक है गोल्ड मेडल। 0 पर भी गोल्ड मेडल है। क्या भविष्य क्या है इंडिया ब्लॉक का? देखिए, अब हम लोग तो है नहीं उसमें, तो हम क्या बात कर सकते हैं? जो लोग हैं वही लोग तय करेंगे। वजह क्या है नहीं होने की? हरियाणा, दिल्ली? देखिए, हरियाणा के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद अभी बिहार में भी आम आदमी पार्टी लड़ रही है। गुजरात में भी हम लोग अलग अलग लड़े, अभी बाई इलेक्शन हुआ, वहाँ पे भी अलग अलग लड़े। तो वहाँ इतनी बड़ी जीत आम आदमी पार्टी को मिली, 17,000 वोटों से हमारे पहले के मुकाबले कैंडिडेट, हाँ, पहले के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा वोट पा के जीते। तो मतलब बहुत ज़्यादा चांस लग नहीं रहे हैं। कोशिशें तो होती रहती हैं बीच बीच में, कभी अखिलेश यादव, कभी दूसरे लीडर कोशिश करते हैं कि सब मिलजुल करके रहें और अखिलेश आगे जी बढ़ें। और कांग्रेस पार्टी और ये सारे लोग तो एक साथ ही हैं। अब मैं तो आम आदमी पार्टी के बारे में बोल सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा। देखिए, अक्सर ये बात होती है कि जो 2024 के जो लोकसभा के चुनाव के जो रिजल्ट्स थे, वो बहुत कुछ कहानी बयान कर रहे थे। 200+ एनडीए, 200+ इंडिया ब्लॉक। ठीक है साहब, वो कुछ सीटों का फर्क था। अगर नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होते, ये सवाल अक्सर पूछते हैं, तो क्या अगर मतलब, नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होते तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ रही थी, मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे थे। ये मानते हैं आप भी? एकदम। अगर नीतीश कुमार आम आदमी ये इंडिया ब्लॉक में होते तो निश्चित रूप से उस समय जो परिस्थितियां थी, 30 से ज़्यादा सीटें वहाँ पे इंडिया गठबंधन की आती। और आज परिदृश्य कह लीजिए सियासत का, राजनीति का, इस मुल्क का बदलावा होता। हाँ बिल्कुल, कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति से देश को छुटकारा मिल जाता। तो इसकी जिम्मेदारी आप किसको मानेंगे, या मतलब इसका विलेन किसको मानेंगे कि वो नहीं है? क्योंकि इसमें कोई ना कोई तो, देखिए ये भी सच्चाई आप जानते हैं कि किसकी वजह से नीतीश कुमार बाहर हुए या उनको बाहर होना पड़ा। इसको नीतीश कुमार जी से पूछिए। नहीं, जानते तो आप भी होंगे। वो बहुत वरिष्ठ नेता है, वो बताएंगे आप। नहीं, लेकिन जानते तो आप भी होंगे। नहीं, देखिए क्या है कि कई बार फैसले आपको स्वयं लेने होते हैं। वो एक बड़ा क्षण था और मुझे लगता है कि उनको रहना चाहिए था उस वक्त बीजेपी को हराने के लिए। और बीजेपी को क्या, जो देश में नफरत की, तानाशाही की राजनीति है, तो उसको हराने के लिए उनको साथ में रहना चाहिए था। आपको लगता है कई बार कांग्रेस जो है वो थोड़ा सा अड़ियल रवैया अपना लेती है, अड़ियल रुख की वजह से फिर नुकसान उठाना पड़ता है दूसरे लोगों को भी, और मतलब जो है ऐसे लोगों को जो नफरत की सियासत को सपोर्ट नहीं देखिए, करते? इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो करते हैं वो लोग। उनसे बात करना मुश्किल हो जाता है, उनसे कोई चीज़ को तय करना मुश्किल हो जाता है, ये तो होता है। ये होता है, और ये सुधार की ज़रूरत है आप कह रहे हैं। वहाँ पे करना चाहिए उनको, अगर अपना गठबंधन चलाना है तो करना चाहिए। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि ये बड़ा चल गया कि सेकुलर इस मतलब संविधान का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मतलब सेकुलर शब्द को कहने की हटा दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। कौन लोग? और जाहिर है जो सत्ता में वही कह रहे हैं। तो वो तो नफरत की फैक्ट्री है, वो तो ये कहेंगे। ये सत्ता में जो लोग हैं ये क्या है? ये नफरत की फैक्ट्री हैं। इनसे देश को कोई भविष्य नहीं मिलेगा। ना तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी है, ना अच्छे स्कूल मिलने हैं, ना अच्छे अस्पताल मिलने हैं, ना रोजगार मिलने हैं, ना देश को तरक्की मिलनी है। 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जरूर मिलना है आपको, और काला धन 3 गुना बढ़ जाना है, और पूंजीपतियों को देश की सारी संपत्ति मिल जानी है, और धर्म के नाम पे रोज झगड़ा होना है। उससे खाली हो गए तो जाति के नाम पे झगड़ा होना है। कथा पढ़ोगे तो मार खाओगे, मंदिर में जाओगे तो मार खाओगे, घोड़ी पे चढ़ोगे तो मार खाओगे, टीका लगाओगे तो मार खाओगे। यही हो रहा है, और क्या होना है? आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी जब से इस देश की सत्ता में आई है, उन्होंने इस देश के लिए क्या किया है? एक कारण बता दीजिए कि जिससे गर्व हो देश के लोगों को कि हाँ, मोदी जी ने ये बड़ा क्रांतिकारी काम कर दिया। तो अभी आप पाकिस्तान, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, अभी ये जो जो ऑपरेशन पाकिस्तान सिंदूर हुआ, वो भी गर्व की ऑपरेशन सिंदूर की बात मैं आपसे कह रहा हूं जी। ऑपरेशन सिंदूर में जब हमारी बहादुर सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था, 21 आतंकी ठिकानों की जानकारी उनके पास थी। और ऐसे वक्त में जब हम पीओके पे कब्जा कर सकते थे, बलूचिस्तान में जो असंतोष था पाकिस्तान को लेके, बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान को अलग कर सकते थे, जब ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां और ऐसी परिस्थितियां थीं, जब हमारी सेना बहादुरी से लड़ रही थी, ऐसे समय में ट्रंप के कहने पे आपने सीज फायर कर दिया। मोदी तो कह रहे हैं, और वो 10 बार 14 बार कह चुका कि, मोदी तो कह रहे हैं, वो तो 14 बार कह चुका कि हमने व्यापार के नाम पे धमकी दिया और दोनों देशों के बीच में लड़ाई रुकवा दी, सीज फायर करा दिया। आप बताइए,
किसके साथ व्यापार है अमेरिका का? पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के साथ, अमेरिका तो पाकिस्तान के साथ, हमारे लिए दोनों बराबर है। पाकिस्तान के साथ क्या व्यापार है उसका? जो भी व्यापार है भारत के साथ है। भारत के साथ है मतलब अडानी के साथ है। अडानी के साथ है मतलब वो नुकसान अडानी का करता। तो दोस्त का नुकसान ना हो इसलिए देश के स्वाभिमान को गिरवी रखने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। मैं खुले शब्दों में बोल रहा हूं इसको। सीज फायर का कोई कारण नहीं था। 144 करोड़ की आबादी वाले मुल्क का सीज फायर अमेरिका का राष्ट्रपति डिक्लेयर कर रहा है, और खबर पहले वहीं से आ रही है। पहले वो ट्वीट कर रहा है। इससे ज्यादा हमारे स्वाभिमान और संप्रभुता पे चोट क्या हो सकती है? और बात करेंगे आप बड़ी बड़ी, आर्मी का ड्रेस पहन के आप घूम रहे हैं, चश्मा लगा के घूम रहे हैं, ब्रिगेडियर, कर्नल, सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष बन के आप घूम रहे हैं। रेलवे के टिकट पे आपकी फोटो, पेट्रोल पंप पे आपकी फोटो, चुनाव के होर्डिंग में आपकी फोटो। क्या तमाशा है सर? ये आपको तमाशा आप लगता है? सेना का राजनीतिकरण कर रहे हैं। पहलगाम में जिन बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए, क्या उनको न्याय मिला? वो 4 खूंखार आतंकवादी कहां हैं? कब मारे जाएंगे वो? आप बताइए। हिंदुस्तान में 200 किलोमीटर अंदर कैसे घुस गए वो? पहलगाम में सुरक्षा क्यों नहीं थी? ये प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। तो इसलिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ऐसी पुड़िया छोड़ते रहते हैं। और इसमें मैं अकेले उनको दोष नहीं देता, इस देश की जनता की भी जिम्मेदारी उतनी है। मैं उसी सवाल पे आ रहा था कि आप कह रहे हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मगर देश की जनता एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो उनको हीरो मान रहा है। मैं इस पे आ रहा हूं। हाँ। मैं आ रहा हूं इस पे जी। मैं कह रहा हूं कि इसके लिए देश की जनता भी जिम्मेदार है। आपको खुद ये समझ में नहीं आता, खुली आंखों से आप अपने आगे देख रहे हो, 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर हो गया। एक ही व्यक्ति है नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी, जिसको आप कोयला दे रहे हो, गैस दे रहे हो, बिजली दे रहे हो, पानी दे रहे हो, पोर्ट दे रहे हो, एयरपोर्ट दे रहे हो, सड़क दे रहे हो, बिजली दे, सब कुछ आप उसी को सौंपते जा रहे हो। और फिर भी इस देश के लोगों के मन में कोई गुस्सा, कोई नाराजगी नहीं आती। इस देश में 3,44,000 करोड़ रुपए के कर्जे 40 उद्योगपतियों के माफ किए गए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं? पूरे देश के किसानों का कर्जा उतने में माफ हो सकता है। सही। 70,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था ना कांग्रेस पार्टी की उस समय की सरकार ने। अब कई बार किसानों का कर्जा माफ कर सकते हैं उतने में जितने में कि आपने सिर्फ 40 उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया। उसका पूरा मैंने डाटा पढ़ा था पार्लियामेंट के अंदर। तो कसूरवार जनता भी है, आप कह रहे तो हैं। मेरा ये कहना है कि अगर वो आज इतनी कहने की हिम्मत पा रहे हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की प्रस्तावना बदल देंगे, उसकी मूल आत्मा को नष्ट कर देंगे, उसको कुचल देंगे, तो इसका मतलब जो हमारी आशंका है और जो बार बार हम कहते हैं कि ये इस देश के संविधान को बदलेंगे, इस देश में आरक्षण खत्म करेंगे, इस देश में भेदभाव की नीति लाएंगे। ये 80% हिंदुओं को हिंदू मानते नहीं हैं, ये पिछड़ा दलित आदिवासियों के साथ भेदभाव करेंगे, ये मनुवाद की विचारधारा और मनुवाद की संस्कृति को संविधान में शामिल करेंगे। यही है इनका मकसद। आप लोगों के पास रास्ते क्या हैं? मैं बता रहा हूं आपको। धर्मनिरपेक्षता आप कह रहे हो कि धर्मनिरपेक्षता का शब्द जो है वो बाद में जोड़ा गया। मान लिया मैंने, बाद में जोड़ा गया। समाजवाद का शब्द बाद में जोड़ा गया, मैंने मान लिया बाद में जोड़ा गया। तब उस वक्त तुम्हारे भी 2-4 तो रहे होंगे एमपी, कुछ तो रहे होंगे जब वो शब्द जोड़ा गया संविधान में। चलो छोड़ दो, उसको भी किनारे करो। जब अटल जी शपथ लेने जा रहे थे प्रधानमंत्री के तौर पे, तो उनको नहीं मालूम था कि ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। तो स्वर्गीय अटल जी ने भी विरोध नहीं किया, उन्होंने भी कहा कि मैं संविधान की शपथ लेता हूं। और जब हमारे महामानव आए, विश्व गुरु, नॉन बायोलॉजिकल अवतार जब यहां पे आए 2014 में, तो उनको भी पता था कि प्रस्तावना में यही लिखा हुआ है, संविधान में यही लिखा हुआ है। तो महामानव ने भी कहा कि हम इस संविधान की शपथ लेते हैं। तो महामानव को इस्तीफा देना चाहिए, उनके मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए, उनके सांसदों और विधायकों को इस्तीफा देना चाहिए, और कहना चाहिए पूरे देश में कि हम धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का शब्द हटाएंगे संविधान से,
उसकी मूल प्रस्तावना को बदलेंगे, पूरे देश में बीजेपी चुनाव लड़के दिखाए, उनको औकात पता चल जाएगी भारतीय जनता पार्टी को अपनी। मैं आपसे कह रहा हूं, करो ना आप। अब आगे समाजवाद नहीं, सुनिए, बड़ा बढ़िया सवाल आपने पूछा। समाजवाद क्या है? समता मूलक संपन्नता युक्त समाज की स्थापना है समाजवाद। किसका नारा था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। किसका नारा था? मधु लिमे। किसका नारा था? कर्पूरी ठाकुर। किसका नारा था? राज नारायण। किसका नारा था? आचार्य नरेंद्र देव, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ये सब समाजवाद की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तो ये क्या कहती है समाजवाद की विचारधारा? समाज में गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए, समाज में ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए, समाज में जाति के नाम पर भेद नहीं होना चाहिए, अमीर और गरीब के बीच में खाई नहीं होनी चाहिए। तो भाजपाई क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अरे ये कैसे हो सकता है? हमने तो 100 साल में एक भी पिछड़ा आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाया, हमने तो 100 साल में एक भी आदिवासी को, एक भी दलित को आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाया, और डॉक्टर लोहिया कह रहे हैं कि समाजवाद होना चाहिए, गांधी जी कह रहे हैं कि समाजवाद होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है हमारे रहते हुए? जब तक हम लोग जिंदा हैं संगी, तब तक गैर बराबरी कैसे नहीं रहेगी? जाति के नाम पे भेद कैसे नहीं रहेगा? अमीरी और गरीबी का फर्क कैसे नहीं रहेगा? फिर जिस अडानी की दलाली करते हैं बीजेपी वाले, वो उनका क्या होगा विचारों का? ये चिंता है इनकी। जो आदमी समाजवाद जैसे शब्द का विरोध करे, इस देश के लोगों को पहचान लेना चाहिए कि ये 80% हिंदुओं को हिंदू नहीं मानते, और ये मानते हैं कि ये नीचे दबे कुचले ऐसे ही जिंदगी भर रहे हैं। लेकिन मोहन भागवत समाजवाद शब्द का विरोध। लेकिन मोहन भागवत तो ये कह रहे हैं कि मैं हिंदुओं को एक करने आया हूं। आरएसएस का असल मकसद ये है कि जो भेदभाव है विद इन हिंदूज की बात करें, अगर हिंदुओं तो नाम बताइए ना आप। तो एक आरएसएस प्रमुख का नाम बताइए। हाँ, तो जितना भी है कि वो सर 1925 में बनी, एक करने आए हैं। 1925 में बनी, 100 साल अब शताब्दी मना रहे हैं वो जी। 20-25 हो गई, 100 साल हो गई जी। बताइए एक नाम, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक नाम बताइए जो दलित है, आरएसएस का प्रमुख। विचार चल रहा हो वहां पर। एक नाम बताइए जो आदिवासी है, एक नाम बताइए जो पिछड़े वर्ग से है, और छोड़िए 50% आबादी का एक प्रमुख बताइए। आरएसएस का प्रमुख एक महिला आज तक बताइए हुई हो 100 साल में? पीएम जो है वो खुद पिछड़ी जाति से हैं, देश के राष्ट्रपति जो है आदिवासी हैं। अरे आरएसएस को छोड़ दीजिए, जो बड़े भूल गए वहां पे तो बैठे हैं ना साहब। आपको याद नहीं है? आपको याद नहीं है जब मंदिर का शिलान्यास हुआ तो कौन था देश का राष्ट्रपति? श्री रामनाथ कोविंद जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गए, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल गई, देश के प्रधानमंत्री गए, तो देश के राष्ट्रपति क्यों नहीं गए उनके साथ मंदिर का शिलान्यास करने? क्योंकि वो दलित समाज से थे। और आ जाइए, जब मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्रदेश के मुख्यमंत्री गए, प्रदेश की राज्यपाल गई, देश के प्रधानमंत्री गए, देश की राष्ट्रपति क्यों नहीं गई? क्योंकि वो आदिवासी समाज से थी। बता रही थी इनविटेशन तो था उनके पास। नहीं, इनविटेशन मतलब क्या, वो कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा है? भाई आप उनको उद्घाटन के लिए आमंत्रित करते हैं ना, कि आइए और राम मंदिर का उद्घाटन आप करिए, आइए और शिलान्यास का पत्थर आप रखिए। आपने किया ऐसा? आपने कहा वही हमारे सोच का बच्चा जो है, जहां संघ की ट्रेनिंग हमने देके वही बनेगा। तो आप उनके कुछ बदलाव नहीं होने वाला, वैसा ही चलेगा। नहीं होना है, नहीं होना है। एक आरएसएस के कार्यकर्ता का वीडियो आप देखिएगा, मैं आपको भेजूंगा, वो कैसे बता रहा है कि उसके घर में आरएसएस के लोग खाना खाने को तैयार नहीं थे क्योंकि वो दलित समाज से था। ऐसी वीडियोस आती हैं, ऐसी खबरें भी आती हैं, इसमें खैर कोई तो मेरा ये कहना है कि ये लोग इस देश को शांति नहीं दे सकते। शांति तो आपको गांधी के रास्ते से ही मिलेगी, बाबा साहब के ही रास्ते से मिलेगी। अच्छा, उम्मीद है कुछ आगे की? इनसे कोई उम्मीद नहीं, देश की जनता से। देश की जनता से बहुत उम्मीद है। देश की जनता तो आज चाहे परिवर्तन हो जाएगा। देश की जनता से तो बहुत उम्मीद है, उनसे ना उम्मीद होकर करेंगे क्या? अभी तो 2 लोग ही चाले, डेमोक्रेसी परिवर्तन हो सकता है। मैं कह रहा हूं डेमोक्रेसी में, और आपके पास ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है? आपको उम्मीद पाल के रखनी पड़ेगी, जनता को जगाना पड़ेगा, जनता को झकझोरना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि ये वही लोग हैं जो कहते हैं गोबर से तुमको रोजगार देंगे। आपको पता है हमारे यूपी वालों को, हमारे नौजवान जब नारा लगा रहे थे मोदी मोदी, बोले चिंता मत करो, बिल्कुल शांत रहो,
गोबर से रोजगार देंगे तुम लोगों को। बेचारे गोबर से रोजगार खोज रहे हैं, जाके मिलिए प्रयागराज में। गोबर से रोजगार लायक यूपी के लोगों को मोदी जी समझते हैं। ठीक है। और ये आधिकारिक भाषण में कहा उन्होंने, कोई गलत, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं। नहीं, वो तो चाय भी बनवा रहे थे कुछ नाले की, उससे वो तो नाले सब की चलता गैस है। से चाय बनवाते हैं। फिर अमित शाह कहते हैं कि ये कहते तो हैं सियासी मौसम जुमला खराब था। रहेगा तो जो है वो रडार में नहीं आएगा। जी जी, वो सब चीज़ें चलती हैं। फिर वो, लेकिन अमित शाह भी तो बताते हैं ना भाई, ये तो कुछ सियासी जुमले भी होते हैं, उनको अवॉइड कीजिए, उनको ज़्यादा तो जुमले, दिल पे मत लगाइए। जुमले पे देश चलाइए। ये बताइए साहब, ये मुस्लिम पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? अगर उस एंगल से हम बात करें तो मुसलमानों को ये दिखता भी है और मुसलमानों की ये शिकायत भी है, उन्हें लगता भी है कि 2014 के बाद से एक स्ट्रेटजी के तहत और प्लानिंग के तहत और एक प्रॉपर वे में सियासत से दूर रखने की कोशिश की गई और बहुत हद तक बहुत सारी जगह उसमें कामयाबी मिली है। देखिए ऐसा है, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए ऐसा है, अभी वक्फ का मामला आया, उस पर कौन बोला? दोनों सदनों के अंदर स्पीकर उठा के देखिए, तो बाहर भी बोले आप। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 232 वोट पार्लियामेंट में पड़े इस सरकार के खिलाफ, ठीक है, जिसमें से कि चंद मुस्लिम थे, बाकी सब कौन थे? सब तो हिंदू थे ना। हिंदू थे, कुछ सिख थे, कुछ ईसाई थे। इसका मतलब एक बड़ा वर्ग है इस देश में जो नफरत की राजनीति और किसी के अधिकार को छीनने के खिलाफ है। 95-97 वोट हमारे यहाँ राज्यसभा में पड़ा, उसमें कितने मुसलमान थे? 4, 5, 6। हाँ, अंडर 10 सब हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे। तो पहली बात तो इस देश के मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि ये देश अपने विचारधारा में सेकुलर है। यहाँ बड़ी आबादी ऐसी है जो कि सेकुलर सोच की है, जो धर्म के नाम पे झगड़े नहीं चाहती और नहीं चाहती कि किसी भी धर्म के व्यक्ति का अधिकार छीना जाए। और ये हमारे संविधान के खिलाफ भी था वक्फ। धारा 25 क्या कहती है? अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना, इबादत, प्रेयर करने की आज़ादी है और अपनी धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन की आज़ादी है। तो संविधान पे भी चोट कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, उनके पास संख्या बल है, वो उन्होंने पास कर लिया दोनों सदनों में। अभी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई है, लेकिन ये मान लेना कि ये देश जो है वो मुसलमानों के रहने लायक है ही नहीं है, मैं इसको ठीक नहीं मानता। लेकिन बहुत सारे मुसलमान ये ऐसा कहते हैं और फिर मैंने आपका रिएक्शन भी उस पर सुना। वो कहते हैं नहीं, हमसे गलती हो गई, 47 में जो है हमने गलती कर दी, हमें चला जाना चाहिए, हमें चला जाना चाहिए था। फिर आपने कहा, आपने टोका भाई ये सब मत किया करो। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये बहुत गलत बयानबाजी है। ऐसा क्यों कहा जाता है भाई? जब हम ये कहते हैं कि इस देश में कोई दोयम दर्जे का नागरिक नहीं है, तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब बराबरी के नागरिक हैं। चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, हमारा संविधान हमको बराबरी का हक देता है, तो हम तो संविधान के हिसाब से चलेंगे ना। दूसरी बात, आप कहते हो कि साहब हमारे पास मौका था, हम चले जाते, वहां क्या हैसियत है? मुहाजिर कहे जाते हैं पाकिस्तान में, बिहारी और पता नहीं क्या क्या कह के उनको। अभी एक बिहारी सांसद ने वहां पे सवाल उठाया था कि हमको ऐसे करके अपमानित मत कीजिए, कुछ उसके खिलाफ कोई टिप्पणी की थी। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के नाम से वहां पे एक बड़ा आंदोलन चला, भारत से गए मुसलमानों के खिलाफ जो उनका नजरिया है पाकिस्तानियों का, जो रवैया उनका, जो रवैया जो है उनका, सही, वो तो दुश्मन देश के नागरिक की तरह है। और उसमें तो कत्लेआम हुए हैं, उठा के हिस्ट्री देख लीजिए। 70 के दशक में हिंदुस्तान से गए मुसलमानों का कत्लेआम पाकिस्तान के मुसलमानों ने किया है, उनकी आर्मी ने किया है, इसकी हिस्ट्री है। तो वहां जाके आप क्या पा लेते भाई? आप बताइए ना। तो मुसलमानों को ये रात अलापना बंद करना चाहिए। आप उस देश में जा रहे हैं, जाने की गलती कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, जहां पे लादेन रहता था, जहां पे आतंकवादी घटनाएं रोज होती हैं। 132 बच्चे कभी मार देते हैं, कभी दरगाह पे बम फोड़ते हैं, कभी मस्जिद में बम फोड़ते हैं। वो देश बहुत अच्छा है। तो हर हाल में भारत बहुत अच्छा है। ठीक है, वैचारिक लड़ाई या मतलब विचारधारा की जो लड़ाई हो सकती रहेगी। मैं कह रहा हूं कि जब ऐसी लड़ाई होती है तो कौन खड़ा होता है आपके साथ?
बड़ा वर्ग कौन है खड़ा होने वाला? हिंदू। तब और वहां क्या है कि यहां से जो मुसलमान गए उनके साथ भी वहां का मुसलमान नहीं खड़ा है। ये बात कड़वी हो सकती है लेकिन सच्ची यही है। तो उस देश में हम नहीं गए, हमसे गलती हो गई, ये नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, मेरा ऐसा मानना है। तो मुझे लगता है कि इस पर गौर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये बात सच है, ये चुभती भी है ये बात, मगर वो कई बार इतना मतलब खुद को मजलूम महसूस करते हैं, इतना परेशान महसूस करते हैं, क्योंकि लिंचिंग हो रही है। आप मुझे लिंचिंग हो रही है, उनके मदरसे तोड़े जाते हैं, मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, घर तोड़े जाते हैं। अच्छा चलिए, मैं उन्हें लगता है कि हमने आपको मैं अपने जिले में दिखाता हूं। चलिए, 35 सफाई कर्मियों के मकान पे बुलडोजर चलवाया है योगी सरकार ने। मैं अपने गृह जनपद में चलिए दिखाता हूँ। चलिए आपको अयोध्या में दिखाता हूँ कितने मंदिर और कितने हिंदुओं के घर तोड़े गए। चलिए आपको काशी में दिखाता हूँ कितने हिंदुओं के घर और मंदिरें तोड़े गए। लखनऊ में चलिए दिखाता हूँ। अभी अयोध्या में फिर नोटिस मिली है दुकानों को तोड़ने की, उसमें मैक्सिमम हिंदू हैं। देखिए क्या है कि एक खुराक दी जाती है। खुराक क्या है? अरे खुर्शीद का घर तोड़ दिया, अहमद का तोड़ दिया, मुनीर का तोड़ दिया, आदिल का तोड़ दिया, बजाओ ताली सब लोग, लड्डू बांटो। पता चला लड्डू बांट रहे हैं, उनके घर पे चल गया बुलडोजर जो लड्डू बांट। आप काशी मेरे साथ चलिए ना, 42 दुकानें लंका गेट के ठीक सामने, जो मोदी का क्षेत्र है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बगैर आप पुनर्वास दिए और नोटिस दिए किसी का घर नहीं तोड़ सकते, लेकिन फिर भी तोड़ दिए। मोदी जी के क्षेत्र में। चलिए आपको दिखाता हूं कितने घर हिंदुओं के तोड़े इन्होंने। 42 में एक भी मुसलमान नहीं। चाची की कचौड़ी की दुकान 100 साल पुरानी तोड़ दी गई। 42 दुकान में से एक भी मुसलमान नहीं है ना भाई, मैं बता रहा हूं आपको। तो दोनों तरफ सड़क चौड़ीकरण के नाम पे हिंदुओं के दुकान तोड़ दी गई। आप ये कह रहे हैं तो कि मेरा ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है, इसमें सबका साथ सबका विकास है। नहीं सबका भेदभाव साथ नहीं है किसी के। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 80% हिंदुओं के घर तोड़े गए। अच्छा, ज्यादा हो रहा है उधर। आंकड़े की तरफ मैं आंकड़े के साथ मैं आपको बता सकता हूं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी सूरत में हिंदुस्तान में ही हमें रहना है और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी है। सीधी सी बात है। फ्यूचर क्या है मुसलमानों का? और नहीं, सबका फ्यूचर बेहतर करना है। सिर्फ मुसलमानों का क्यों? मुसलमानों का नहीं अपने आप को थोड़ा अलग, मैं इसीलिए कह रहा हूं करती है। ये ना करें महसूस ना। मुसलमान भी इस देश का, हमें इस देश का फ्यूचर ठीक करना है। इस देश के जो दबे कुचले हिंदू भाई हैं उनका फ्यूचर ठीक करना है, और हिंदू भाई भी यही कहें कि हमें जो मुसलमान पीछे रह गए उनका फ्यूचर ठीक करना है। देश का फ्यूचर अल्टीमेटली ठीक करना है ना। तो देश का एक अंग खराब रहेगा, वो चाहे मुसलमान हो या दलित हो या सिख हो या ईसाई हो, तो देश ठीक हो जाएगा। सही। आप बताइए। नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के हमें देश का भविष्य ठीक करना है, और उस देश के भविष्य को ठीक करने में अगर मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है तो उसके साथ खड़ा होना है, दलित प्रताड़ित होना है तो उसके साथ खड़ा होना है, जो प्रताड़ित हो रहा है, जो पीड़ित हो रहा है, जो जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसके साथ खड़ा होना है। ये अपने दिमाग में फंडा क्लियर होना चाहिए, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कुछ सलाह देंगे आप मुसलमानों को? चूंकि अपने बहुत सारी बातें आप बहुत खुल करके कहते हैं, इस बात की परवाह किए बगैर कि इसका नफा नुकसान क्या होगा। भैया इस बात का भी जिक्र मिलता है कि हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि हिंद से हमें ठंडी हवा आती है। तो जहाँ से तुम्हारे नबी को ठंडी हवा आती है, उस मुल्क से प्यार करना आपका हक है, आपका ईमान है, आपका धर्म है, जिम्मेदारी भी है, और इस देश के साथ मिल के हम सबको एक साथ मिल के आगे बढ़ना है। मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। वापस और यहाँ दुश्वारियाँ होंगी, तकलीफें होंगी, और सबके सामने होंगी। सही। और सबको मिल के लड़ना है। मुझे 6 महीने क्यों जेल में डाल दिया? मेरा नाम तो संजय सिंह है। अरविंद केजरीवाल को क्यों डाल दिया? उनका नाम तो केजरीवाल है। 23 महीने सत्येंद्र जैन को क्यों रखा हो? तो जैन समाज से आते हैं। मनीष जी हैं। मनीष सिसोदिया तो क्षत्रिय हैं, तो क्यों उनको डाल दिया? ममता बनर्जी के जितने मंत्रियों को डाला उसमें कौन सा मुसलमान है? ज़्यादातर हिंदू हैं जो डाला है, एक आध मेरे ख्याल से मुसलमान होंगे, तो मुझे नहीं मालूम। हेमंत सोरेन कौन है? वो तो आदिवासी हैं। तो ये सियासत है, इसलिए इसको ऐसे इस रूप में मत देखिए। जो भी इनके खिलाफ बोलेगा ये अपने सगे भाई को नहीं छोड़ेंगे। हिंदू मुसलमान क्या चीज़ होती है? अच्छा, जहाँ फायदा मिले, मतलब कुल मिला के ये कि कुल मिलाकर ये है कि भैया इनके खिलाफ बोलो मत, हुजूर हुजूर जी हुजूर करते रहो, तब तो ठीक है।
वरना तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो कि कौन हो, इससे उनको क्या लेना देना है इससे। कोई मतलब नहीं। उन्होंने अडवाणी को ठीक कर दिया तो आप हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़े हुए हैं। ठीक है, वापस आम आदमी पर आते हैं। राज्यसभा कब जा रहे हैं केजरीवाल साहब? नहीं, मुझे लगता है कि ये खुद केजरीवाल साहब ने जो बयान दिया है उतने तक ही इस बात को सीमित रखा जाए, और वो तो बता चुके हैं इस पे जो भी निर्णय होगा पीएससी। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है संजय सिंह जी को क्या मतलब जाना चाहिए? क्योंकि विधायक का जो वो इलेक्शन था वो हारे, और बड़े लीडर का हारना मतलब वो सियासत में ठीक नहीं समझा जाता, और अब सियासत में बने रहने के लिए अपनी आवाज को ऑथेंटिसिटी देने के लिए, ऑथेंटिक बनाने के लिए एक सदन की जरूरत होती है, एक मंच की जरूरत होती है। मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ, और पार्टी के हमारे अगुवा नेता ने जो बात कही है उसके साथ हमारा चलना जिम्मेदारी है। तो उन्होंने इस बात को कहा कि इस पर पीएससी निर्णय लेगी, तो जब पीएससी इस पर बैठेगी बात करेगी तो निर्णय लेगी। उत्तर प्रदेश के लिए क्या तैयारियां, चूँकि जब भी आपके साथ बात, अच्छा आप तो जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं उत्तर प्रदेश की और शायद अभी भी संभाल रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के प्रभारी हूँ मैं, और उत्तर प्रदेश का प्रभारी होने के नाते मैंने पिछले दिनों संकल्प शिविरों का आयोजन किया, प्रांतीय सम्मेलनों का आयोजन किया, तो वहाँ पे श्रमदान का कार्यक्रम, संघर्ष का कार्यक्रम, सेवा का कार्यक्रम ये चल रहा है। 2027 जो है उसको लेकर के कैसे आप देखते हैं? समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल, चूंकि आपका खुद का निजी ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं, बाकी जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के साथ भी अच्छा है, खुद अखिलेश यहाँ आए, सब कुछ किया। निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी दिल्ली के चुनाव में आए, उन्होंने प्रचार किया, इसमें कहीं कोई शक नहीं, और उनसे हम लोगों के संबंध भी अच्छे हैं, कोई बात नहीं, इसमें तो सही है। तो लेकिन जहाँ तक आम आदमी पार्टी के चुनाव के बारे में फैसले पर आप मुझसे पूछेंगे, तो अभी हमारा जो पूरा फोकस है वो पंचायत के चुनाव पे है। 2026 का जो पंचायत का चुनाव है फरवरी या मार्च में संभवतः होगा, तो उसमें अकेले लड़ेंगे, और पिछली बार भी हम अकेले लड़े थे। वो सिंबल पे चुनाव नहीं होता, समर्थन देखो, समर्थन वगैरह कुछ होता है। जी हाँ, तो इसलिए होती है। उसमें लगभग 40 लाख वोट हमें पिछली बार पंचायत के चुनाव में मिला था, तो हम उस पर फोकस कर रहे हैं। अपना संगठन गांव-गांव में बना रहे हैं, और हर घर संपर्क अभियान हमारा 11 जुलाई से शुरू हो रहा है, तो हम उस पर ध्यान दे रहे हैं पूरी तरह से। और पंजाब और दिल्ली के बीच की दूरियां जो हैं वो मतलब हालांकि तलखियां दिखती नहीं है, मगर लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ चलता रहता है। राजनीति क्या है सब कुछ? राजनीति में ये कयासबाजी, ठीक है, राजनीति में कयासबाजी चलती रहती है, सब ठीक है, सब ठीक है। क्या कहेंगे आखिर में, क्या कुछ मतलब जो है वो लोगों के लिए भी कुछ पैगाम भी होगा, और सियासत में कि क्या मतलब भविष्य क्या है अपोजिशन पार्टियों का अब मौजूदा हालात में, जो भी सियासत चल रही है देश में? देखिए, अपोजिशन पार्टियों के लिए तो मैं एक ही लाइन पढ़ना चाहूँगा, और ख़ासतौर से आम आदमी पार्टी के लिए, कि मुसलसल दुश्मने जाँ की निगहबानी में रहना है। मुसलसल दुश्मने जाँ की निगहबानी में रहना है, और जहाँ घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। अभी है सब्र मुझ में, तू जितना जी चाहे आजमा ले, फिर इसके बाद तुझे ही परेशानी में रहना है। मतलब मान के बैठ के परेशानी रहना है। हाँ, तो वक्त बदलेगा तो जिन लोगों ने देश को परेशान किया है उनको परेशानी उठानी पड़ेगी। चलिए, हमसे बात की सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे संजय सिंह जी। जाहिर तौर पर बेबाकी से बात रखते हैं, जो दिल में होता है उसी को बात को कहते हैं, ये नहीं सोचते कि उसका नफा नुकसान क्या होगा, और बड़ी मजबूती के साथ बात रखते हैं। और मज़े की बात यह है, अच्छी बात यह है कि इनकी बात को संजीदगी से सुना जाता है, और इनकी बात का असर भी होता है। ख़ास मुलाकात में आज इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, आदाब।